औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज, मेंबर नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान। और जितने भी दोस्त साहिबान दूर दूर से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और वो दोस्त जो फेसबुक पर हमारे साथ लाइव हैं, मैं उन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम होम्योपैथी के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा मकसद होम्योपैथी की तरक्की और तरक्की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था मियाज़ा, और पिछली दफा हमने सूरा पर बात की थी। सूरा का मतलब होता है सेंसिटाइजेशन, यानी कि बहुत जल्द अफेक्ट हो जाना, मुतासर हो जाना, क्योंकि ये बैड थिंकिंग होती है, बुरी सोच होती है। और जब आप बुरी सोच को, बुरी बीमारी को, किसी भी बुरी हैबिट को जब आप फौरन आपका जिस्म कबूल कर लेता है, तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर सोराई कैफियत जो है वो एक्टिव है। और दूसरा हमारा जो व्याजम है साइकोसिस। जब आप बुराई को सोचते हैं, कोई बुरा काम के मतलब आप अपने माइंड में लाते हैं और जब उसको अमली जामिया पहनाते हैं, तो उसको हम साइकोसिस प्रोलिफरेशन, यानी कि जिसका मतलब होता है अगाव, पैदा होना। यानी कि जो आपने बुरी सोच सोची या जो भी कोई आपने अमल किया और फिर उसका नतीजा आया, और जो उसका नतीजा होता है, जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो तबाही होती है, उसको हम सिफिलिस मियाज़म कहते हैं। और डॉक्टर हानीमन ने, आपको पता है कि बहुत मेहनत के बाद बहुत सारे पुराने केसेस को इकट्ठा करके जब आपने देखा कि पेशेंट के अंदर शिफा का जो सिलसिला है वो रुक जाता है, जब आपकी ठीक दी हुई मेडिसिन जिसको आप प्रेस्क्राइब करते हैं, जब वो असूलों पर दी हुई मेडिसिन आपकी जो वर्क नहीं करती है, तो फिर वहां पर आपको मियाज़मेटिक ड्रग के मतलब सोचना पड़ता है। और अब हैरत की बात यह है कि जब आप मियाज़मेटिक ड्रग के मतलब सोचते हैं, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, मिसाल के तौर पर आप कार्सिनोसिन को ले लें, तो उसका क्राइटेरिया ले लें, वो उसमें आपको डिस्ट्रक्शन मिलेगी। थूजा ले लें, साइकोटिक ड्रग है, सिफिलिटिक ड्रग भी है, उसके अंदर आपको सस्पिशियस होना भी मिलेगा। तो कुदरती बात है कि उनका क्राइटेरिया भी बहुत बड़ा होता है। सिफिलिस मियाज़म को, चूंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वसी है, शॉर्ट टाइम में मैं आपके सामने इसको दो हिस्सों में पेश करूंगा। एक तो होगा इसका इंट्रोडक्शन और दूसरा होगा क्लिनिकल प्रेस्क्राइबिंग, कि जब हमारे पास क्लिनिक पर पेशेंट आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो तल्लक है ये सिफिलिस मियाज़म के साथ है या ये सिफिलिस मियाज़म के शिकंजे में फंसा हुआ, और हम कैसे इसकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। सिफिलिस मियाज़म को एसटीडी या एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या वीडी वेनेरियल डिजीज भी कहा जाता है। वेनेरियल का मतलब होता है जमा या आतिशी अमराज, या पोशीदा जमा करने से जो पोशीदा अमराज या आतिशी का हो जाना। और दोस्तों, आज के जमाने में अगर आप देखें तो जो ज्यादातर रिसर्च हो रही है वो जेनेटिकली ज्यादा हो रही है, जीन पर ज्यादा काम हो रहा है। अगर किसी की आइडेंटिटी नहीं होती है तो उसका आप डीएनए करवाते हैं। और देखिए कि हानीमन ने उस वक्त आपको सिफिलिस मियाज़म के मतलब बताया कि हमारे जिस्म के अंदर 3 मियाज़म मौजूद है। और जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी बहुत ज्यादा वसअत है, यानी कि जितनी भी जेनेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी सिफिलिस के अंडर आती हैं। अब क्या होता है
कि ये कानून फितरत है कि जब भी आप कोई बुरा काम सोचेंगे, अच्छा काम सोचेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, अगर आप बुरा काम सोचेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको बुरा मिलेगा। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो कोई बुराई करता है, गलत काम करता है, किसी की हक तलफी करता है, किसी की नाइंसाफी किसी के साथ करता है, कत्लो गारत करता है, या कोई भी ऐसा हमारे माशरे में दहशतगर्दी फैलाता है, तो ये एक कुदरती अमर है कि उसकी जो सजा होती है वो नस्ल दर नस्ल जो अगली नस्ल को देना पड़ता है उसका हिसाब। और इसी तरह से जो बीमारियां भी होती हैं, ये जो पनिशमेंट होती है एक खानदान से निकलकर दूसरे खानदान में चली जाती है, दूसरे को भुगतना पड़ता है। तो आप देखें कि अगर आप इसको जेनेटिकली जीनियाती तौर पर इन ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि आप उस खानदान को, आप उस फैमिली को सेव कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर। कुछ हमारे दोस्त जो है प्रिवेंटिव मेजर को कहते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स ही नहीं है तो प्रिवेंटिव मेजर कैसे है। तो मैं कहता हूं कि आप होम्योपैथी में हमेशा 2 कदम आगे आकर सोचें, बुक से रेफरेंस लें, पढ़ें, लेकिन उसके बाद फिर अपने माइंड को, अपनी सेंस को भी यूज करें। आप मुख्तलिफ मटीरियल मेडिका को स्टडी करें और 2 कदम आगे बढ़कर सोचने की कोशिश करें, फिर कामयाबी मिलेगी आपको। तो मैंने काफी अरसे के बाद मैंने सैर शुरू की, और जो मेरे दोस्त थे वो बड़ी तेज चलते थे, वो मुझसे बड़ा आगे निकल जाते थे और मैं थक जाता था और मुझे भाग के उनके साथ शामिल होना पड़ता था। तो 2-3 दिन ये सिलसिला चला, तो मैंने सोचा कि यार आर्निका उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि ये थकावट की बहुत बड़ी मेडिसिन है, और इसको प्रिवेंटिव मेजर पे आप जब डिलीवरी का वक्त आता है तो आप इसको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए भी और आने वाले बच्चे की रास्ते में आसानियां पैदा करने के लिए भी आप आर्निका को रिकमेंड करते हैं। और फिर आपने देखा कि उसका रिजल्ट भी आपको बड़ा मिलता है। तो मैंने उसको 200 की डोज मैंने अपनी पॉकेट में रख ली। अच्छा, जैसे ही रास्ते में मुझे थकावट हुई, मैंने देखा, मैंने वो डोज 1 ले ली, और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। और यकीन करें कि फिर मुझे थकावट का एहसास ही नहीं हुआ, और तकरीबन वो 7 किलोमीटर का तकरीबन जो सफर है हम रोजाना करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप किसी मेडिसिन को पढ़ते हैं, उसका रेफरेंस पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ बांड अपने आप को मत कर लें, बल्कि उस मेडिसिन के मतलब आप खुद भी रिसर्च करें, खुद भी अपने पेशेंट को दें, और फिर देखें कि आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। और आजकल हमारे जमाने में जो खास तौर पर मेंटल डिस्ट्रक्शन चल रही है, जो हमारे माशरे में जो मेंटल तबाही आई हुई है, जो डिप्रेशन का आलम है, उसमें देखें कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही जबरदस्त होती है, रिजल्ट देती है। दूसरे सिस्टम में हम किसी भी सिस्टम की बुराई करना मकसूद नहीं है। हम मानते हैं कि होम्योपैथिक भी एक सिस्टम है, एलोपैथिक भी सिस्टम है, तिब भी एक सिस्टम है, लेकिन पेशेंट के लिए तो वही चीज बेहतर होगी जो उसको ज्यादा फायदा देगी, ज्यादा एडवांटेज देगी। अब जब आप कंपैरिजन करते हैं एलोपैथिक सिस्टम का, तो जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनको आप ऐसी मेडिसिन ही देते हैं जो डिप्रेस ही करती हैं, उनको एक्टिव नहीं करती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में ऐसी मेडिसिन है कि जो मरीज की डलनेस को भी खत्म करती हैं, उसकी डिप्रेशन को भी खत्म करती हैं, और उसकी एक्टिविटी में भी इजाफा करती हैं। ये वर्त है होम्योपैथी। तो बात हो रही थी सिफिलिस में आजम की, तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन कहा था कि आपको बताऊंगा कि जब आप कोई बुराई का या बुरा काम करते हैं, अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। सिफिलिस जो होती है ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसमें ओरल सेक्स है, इसमें रेक्टल सेक्स है, इसमें विजाइनल सेक्स है, एनिमल सेक्स है। अब देखिए कि जब इंसान हिवानियत के दर्जा से भी गिर जाए, जहां पर हिवानियत भी शर्मा जाती है, ऐसे ऐसे वाकयात हमारे माशरे में वकू पजीर हो रहे हैं। आए दिन आप अखबारों में भी पढ़ते हैं, दिल बहला देने वाली स्टोरीज होती हैं,
बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो रैप हो रहा है, वो जितने भी लोग होते हैं वो सारे सिफिलिस के दर्जा में आते हैं। और जो कैरियर होते हैं, जब उनके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट तो उनके पेनिस पर एक छोटा सा पस्चुल, एक छोटा सा अरप्शन जो होगा वो होगा, जिसको शंकर भी मेरा ख्याल में लफ्ज बोलते हैं कि इम्प्योर अल्सर। अब इसकी आप काजेज पे चले जाएं तो काजेज है इम्प्योर कॉशन, यानी कि गलीज तरीन, गंदा तरीन असूलों से गिरा हुआ जो आप जमा की कोशिश करते हैं, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो विजैनल हो, चाहे वो रेक्टल हो, चाहे वो एनिमल के साथ हो, तो फिर उसके नतीजे में जो बीमारियां होती हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन कहलाती हैं, तो उसमें जो अबार सा बनता है छोटा सा, ये उसकी प्राइमरी कंडीशन होती है। और सेकेंडरी कंडीशन कि वो खुद डिसअपीयर हो जाता है या आप उसको सप्रेस्ड कर देते हैं। और जब आप उसको सप्रेस्ड कर देते हैं या वो खुद डिसअपीयर हो जाता है, तो फिर वो इंटरनल अटैक करता है। और जो इंटरनल अटैक होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। अब ये इंटरनल अटैक हमारे ऑर्गन्स पर करेगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करेगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, ये इंटेस्टाइन पर हमला करेगा, ये आपके लंग्स पर, ये आपके हार्ट पर, ये आपके किडनी पर, ये आपके ग्लैंड्स पर, ये आपकी स्किन पर, ये आपके जॉइंट पर, और उनके अंदर पैथोलॉजिकल तब्दीलियां ले आएगा। ये तो हो गया थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन। अब चूंकि टाइम शॉर्ट है, तो जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आएगा, ये छोटा सा आप कह लें कि बहुत सारी बुक्स से ये बहुत पूर्ण यानी कि एसेंस में आपके सामने रखने लगा हूं, अगर आप नोट कर लें तो बेहतर हो कि जब हमारे क्लिनिक में सिफिलिस का पेशेंट आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट सामने आके बैठा है ये। तो इसके जो की पॉइंट है चंद वो आपके सामने मैं रखने लगा हूं। सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है रिडक्शन। लिख रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कमी। जब आपके पास कोई भी बीमारी लेके पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम जो डॉक्टर को होता है वो ऑब्जर्व करने का होता है। अब आपकी ऑब्जर्वेशन और जो पेशेंट आपको मालूमात देता है वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी तो मुझ पर हावी हो चुकी है, यानी कि जो उसकी वाइटल फोर्स है, उसकी क़ुव्वत हयात है, वो बीमारी की ताकत की निस्बत कमजोर हो चुकी होती है और बीमारी की जो ताकत होती है वो बढ़ चुकी होती है। और जब बीमारी की ताकत बढ़ चुकी हो, एक पेशेंट है जो मुसलसल टीबी की मेडिसिन ले रहा है, वो कोर्स पूरा करता है लेकिन उसके बाद दोबारा वो ट्रबल हो जाता है। ऐसे पेशेंट आपने देखे होंगे, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम 2-2, 3-3 कोर्स करवा बैठे हैं। बहुत सारे सर्जिकल ऑपरेट करवाने के बाद भी गिल्टी और सोलिंग ट्यूमर नोट्स वगैरह के नॉट्स वगैरह के जितने भी पेशेंट होते हैं वो दोबारा रिपीट हो रहे होते हैं। तो दीज आल आर सिफिलिस। ये सारी जो कंडीशन है ये सिफिलिस। और इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो डू नॉट प्ले नॉर्मल रोल इन हिज लाइफ, तो वो अपनी जिंदगी में नॉर्मल रोल अदा नहीं कर सकता। जो उसकी जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात होते हैं, जो उसकी डेली की एक्टिविटीज होती हैं, वो उनको ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता या अंजाम नहीं दे सकता है। अब तीसरी बात, स्ट्रक्चरल जो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी स्ट्रक्चर में, डेंजरस डिस्ट्रक्शन। इसका आप सेकंड पॉइंट लिखें, डेंजरस डिस्ट्रक्शन। यानी कि हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, हमारा हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा लंग्स हो गया, स्प्लीन हो गया, या तो इनकी इनलार्जमेंट हो जाती है और या ये सिकुड़ जाती है।
और अगर ये सिकुड़ जाएं या साइज में बढ़ जाएं और फिर उनके अंदर पस फॉर्मेशन आ जाए, उनके अंदर गलाव सड़ाव की कैफियत आ जाए, तो ये आपका सिफिलिस का दर्जा है। हड्डियों की बढ़ोतरी, जोड़ों का बदवजा हो जाना, जोड़ों की कार्टिलेज और म्यूकस मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाना, ये सारी सिफिलिटिक कंडीशन है। वो तमाम स्किन प्रॉब्लम्स जो अक्यूट से क्रॉनिक में चले जाते हैं, वो एक्जिमा की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, वो सोराइसिस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और वो साल से मरीज को अपनी गिरफ्त में रखते हैं। पेशेंट ठीक ही नहीं हो पाता है। वो सारे के सारे सिफिलिस दर्जे में आएंगे। आपको सिफिलिटिक मेडिसिन जो है वो देनी पड़ेगी। जितनी भी फंगल इन्फेक्शन है वो भी सारी की सारी सिफिलिस के दर्जा में आएगी। जितनी भी डिस्ट्रॉफी यानी कि माल न्यूट्रिशन की वजह से, नाकस खुराक की वजह से, या जेनेटिकली अगर अजलात की ताकत कमजोर हो जाती है, उनमें लागरी हो जाती है, तो ये डिस्ट्रॉफी। इसी तरह डिस्प्लेसिया, अगर जिस्म के अंदर जो जैसे हड्डियों का बढ़ जाना है, शरीयानों के अंदर घूमट बन जाना, यानी कि जो भी आपकी चीज में अब नॉर्मेलिटी आकर उसकी बढ़ोतरी हो जाए, डिस्प्लेसिया कहलाएगा। और जितनी भी किस्म की डिस्ट्रक्शन है, जितनी भी किस्म की जो जिस्म में आने वाली तबाही है, वो सारी की सारी सिफिलिस कहलाएगी। उसके अलावा जितने हमारे आउटलेट्स हैं, जिनमें आपका रेक्टम हो जाता है, नोज हो जाता है, माउथ है, ईयर्स में, और स्पेशली माउथ के अंदर अगर वो अल्सर हो जाते हैं, और वो अल्सर जो होते हैं वो इम्प्योर, वो ठीक ही नहीं हो रहे होते, क्रैक्स आ जाते हैं, फिशर्स आ जाते हैं, इवन के ये सारे आपकी गले में, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये सारी सिफिलिटिक ड्रग से ठीक होंगी। ये भी सिफिलिस का दर्जा कहलाएगा। इनका शुमार भी आप सिफिलिस में करेंगे। जब तक आप सिफिलिटिक मेडिसिन नहीं देंगे आपका पेशेंट क्योर नहीं होगा। उसके बाद मेंटल डिस्ट्रक्शन, जिसकी मैंने पहले भी बात की है कि आज के दौर में जो सबसे बड़ा अलमिया चल रहा है ना, अगर आपके पास कभी वक्त हुआ करता था कि आपके पास जो पेशेंट आते थे ना, वो बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, मामूली तकलीफों के लिए आते थे, लेकिन आज जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, कोई डायबिटीज के लिए पेशेंट आ रहा है, कोई हेपेटाइटिस के लिए पेशेंट आ रहा है, डिप्रेशन लेके आ रहा है। और मेंटली डिप्रेशन का भी वो बड़ा हुआ लेवल है, जिसके अंदर मरीज को अपनी और पराई की पहचान तक खत्म हो जाती है। तो अगर हम इसकी मेंटल डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसके मरीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की उसके अंदर इनसेंसिबिलिटी आ जाती है, यानी कि वो क्रूरटी पर उतर आता है, वो जालिम बन जाता है, वो दहशतगर्द बन जाता है, वो कत्लो गारत पर आ जाता है, वो दूसरों की हक तलफी करता है, वो दूसरों को खत्म कर देना चाहता है। और आज देखें कि ऐसे कितने पेशेंट आपको, कितना वायलेंस जो है आपको मिल रहा है। ये सारे के सारे जो पेशेंट हैं ये सिफिलिस के दर्जे में आए। और ये जेनेटिकली चीजें इनके अंदर आप देखेंगे। डिप्रेशन भी जो होती है, ये भी मिसाल के तौर पर जब हम होम्योपैथी की मेडिसिन की बात करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात करते हैं कि किसी में आदमी इस कदर उसके अंदर इनसेंसिबिलिटी आ जाती है कि वो ओपियम के दर्जे में उसके अंदर बिल्कुल एहसासात उसके खत्म होकर रह जाते हैं, वो बिल्कुल उसके अंदर वो फीलिंग ही नहीं रहती है। और कहीं पर आर्ममेट जैसी मेडिसिन आपको मिलती हैं
कि जहां पर वो खूनी रिलेशन से, जहां पर उसने अपनी जिंदगी के तमाम जो फराइज होते हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो बड़े ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहा होता है। और जब उसका बेटा या उसकी मिसेज या घर में कोई उठ के ये कहता है कि भाई आपने मेरे लिए कौन सी अचंभे वाली बात कर दी है, सारे ही करते हैं, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमारा ये पोएट्री का रूब्रिक है फॉरसेकन फीलिंग, डेजर्ट फीलिंग, कि वो अपने आप को ऐसे समझता है कि जैसे मैं इस वीराने में मैं तन्हा हूं, मेरा कोई भी नहीं है। फॉरसेकन फीलिंग, कि जैसे वो छोड़ा गया है, छोड़े हुए जज्बात। तो पेशेंट क्या करता है, वो उसका जो मरीज होता है वो सब कुछ छोड़कर वो अकेले जंगलों की तरफ या कोई ऐसी लाइन इख्तियार कर लेगा, वो कहेगा कि मेरा घर वालों से कोई तल्लक ना रहे। और यकीन माने कि आरएम ऐसी बड़ी मेडिसिन है कि जो सुसाइडल टेंडेंसी रखती है और उसकी हेल्प करना बहुत मुश्किल होता है। कि अगर पेशेंट ने अपने ज़हन में इस बात को सोच लिया है ना कि चूंकि जैसे पल्साटिला देखते हैं हम, चूंकि ये जो हमारी मेडिसिन होती है ये रिलेशन बेस पे, कि पल्साटिला जब उसके अंदर ये एहसास आता है कि यार मेरा तो वो कदर ही नहीं है, मैंने अपने वजूद को उसके लिए खत्म कर लिया, वो अटेंशन चाहती है। और जब उसके अंदर ये फीलिंग आती है तो वो भी मायूसी की तरफ चला जाती है, वो भी सुसाइड करना चाहती है, लेकिन उसके अंदर फियर ज्यादा होता है। इसी तरह जो हमारी आरएम मेडिसिन है, ये ऐसी मेडिसिन है, इसके अंदर जब ये चीजें आ जाती हैं तो पेशेंट सारे फराइज अंजाम देगा। अगर फर्ज करें कि कोई आपने फंक्शन रखा हुआ है तो वो उसको भी अटेंड करेगा, वो आपसे मिलेगा, अपने मामला जो है वो भी ठीक तरीके से करेगा, लेकिन जो उसने तय किया है वो खुदकुशी कर लेगा। और अगर हम अपने माशरे में देखें तो ये जो सारी कैफियत है, इसको आप एलोपैथिक सिस्टम से, ईमानदारी की बात है कि आप ठीक नहीं कर सकते, वहां पर तो आप ट्रैंकुलाइजर ही देंगे। आज का जो पेशेंट होता है वो उसकी सबसे जो ज्यादा वो अटेंशन चाहता है, वो अपना आप जो होता है वो खोलना चाहता है, वो चाहता है कि अगला दूसरा डॉक्टर जो है वो उसकी फीलिंग को समझे। तो सिफिलिटिक ग्रुप की जो मेडिसिन होती हैं, ये सारी जो डिस्ट्रक्शन होती है कि एक बंदा किसी से मोहब्बत करता है, फिर उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, अगर उसके साथ कोई ऐसा मामला आ जाता है तो वो या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और जितने भी डिप्रेशन और माली खोलिया के मरीज आएंगे उन सब का तल्लक आपको इसी ग्रुप के साथ मिलेगा। और जितने भी मैंने पहले बात की है कि वायलेंस के पेशेंट आएंगे उनका भी इसी ग्रुप के साथ तल्लक होगा। तो आप देखें कि अगर आप इन मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो जो हमारे माशरे में जितनी बुराई बढ़ रही है, आज हर बंदा अपने अंदर जो होता है वो कहते हैं ना जीनियाती तौर पर उसको वो चुकी होती है कि वो आपके सामने बैठा हुआ भी उसकी अपनी ही दुनिया सेंसिबिलिटी होती है, बेहिसी हो रही होती है। और ये जो बेहिसी होती है ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। इसी तरह आप देख लें कि जितनी भी गिल्टियां हैं, जितनी भी रसोलियां हैं, जितनी भी ट्यूमर्स हैं, चाहे वो ब्रेस्ट की गिल्टियां हो, चाहे वो सिस्ट हो, यूट्रस जो कंडीशन है वो इसी ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं। अब देखेंगे ये और इसकी चंद मेडिसिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिनमें से मर्क्यूरस सेरेफरिस्टा है, सेफलिनियम है, नाइट्रिक एसिड है, थूजा भी है। हाँ जी, वो एक लंबी लिस्ट है, मैंने आपके सामने चंद मेडिसिन रखी है। अच्छा, चूंकि हम टिप्स पर ज्यादा चलते हैं, हम चाहते हैं कि कोई ना वे हमें मिल जाए, कि कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर हमें मिल जाए। और इन मेडिसिन को पढ़ रहा था और तकरीबन उसके अंदर 95% वो कैफियत है। और हैरत की बात ये होगी कि आप उसको एज ए टिप ना चाहते भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं कर सकेगा। और वो मेडिसिन कलकेरिया एंटीसिफ्लेटिक ग्रुप के साथ तल्लक रखती है।
जहां भी हाइपरट्रॉफी का वर्ड आए, जहां पर भी हड्डियों की बढ़ोतरी का अमल आए, जहां पर भी हार्ट स्टोनी ग्लैंड्स आ जाएं, गिल्टियां आ जाएं, ब्रेस्ट के अंदर गिल्टियां आ जाएं, कोई ट्यूमर आ जाए, कोई नाक का हड्डी का मसला बन चुका हो, कोई नाक के अंदर पॉल्प बन चुका हो, कोई रेक्टम के अंदर पाइल्स वगैरह का मसला हो, हीमोराइड्स या आर्टियल सिस्टम पर इस मेडिसिन का भी, और जितना भी आर्टियल सिस्टम है जिनमें वेरिकोज का हो जाना, जिनमें ब्रीदें फूल जाती हैं, ये सारी कंडीशन को आपकी कलकेरिया फ्लोर जो है ये अप्रोच करती है। इवन के आंखों के मोतिये पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, मैंने बोला है कि 95% हड्डियों की जहां पर डिफॉर्मिटीज आ जाती है, और जितनी भी दांतों के प्रॉब्लम होते हैं, दांतों के अंदर जो कैविटीज बन जाती हैं, उनके अंदर गलाव सड़ाव आ जाता है, पायोरिया आप कह लें, जिंजिवाइटिस आप कह लें, ये सारी की सारी जो कंडीशंस आती हैं ये एंटी सिफिलिटिक ग्रुप के साथ ताल्लुक रखती हैं, सिफिलिस के साथ ताल्लुक रखती हैं, और कलकेरिया फ्लोर इन सब को शिफा याब करती हैं। और जहां जहां पर भी पस फॉर्मेशन आ जाती है, नेक्रोसिस आ जाता है, ये भी सिफिलिटिक प्रॉब्लम है। जहां पर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आ जाता है, जहां पर बच्चों की ग्रोथ का मामला आ जाता है, या फ्लोर जो है ये टॉप की मेडिसिन है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, और माशाल्लाह जी अगला जो लेक्चर है ये हमारे डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का है, और इमरजेंसी भी कह लें, और डोमेस्टिक इनका कोई मसला था, तो ये अपने गांव गए हुए थे, बल्कि पहले समड़ियाल गए थे, फिर गांव गए हैं, और सिर्फ इस प्रोग्राम की खातिर वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा कर सकूं। तो दोस्तों देखो, हम बयान हमने करना होता है, हम आपके सामने वो चीदा पॉइंट जो होते हैं, वैसे तो बुक्स बड़ी पड़ी हैं, आप नेट पे भी देख लें, बड़ी मालूमात है, लेकिन जिस तरीके से उस चीज को आपके सामने पेश किया जाता है ताकि वो और इजी हो जाए, और अगर इसके बावजूद आप उसको घर जाके देखना भी पसंद नहीं करते हैं, या जब तक आप प्रैक्टिकली, मैंने कहा कि जब तक आप चीज को आपको सामने बयान की जाती है, तो मजा तब भी आता है कि जब आप उसको जाके स्टडी करते हैं और फिर उसको आप अप्लाई करते हैं। तो थैंक यू। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। आपकी भरपूर क्लैपिंग में तशरीफ लाते हैं डॉक्टर अमानुल्लाह बदर साहब, प्रेसिडेंट KHMA पाकिस्तान। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिब अल एहतराम डॉक्टर्स, वालिदी डॉक्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें देख रहे हैं। डॉक्टर अफजल साहब, आपकी भी बहुत मेहरबानी, और डॉक्टर शाहिद चहल साहब, आप भी ऑनलाइन हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये इल्म की बात है, सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुजरांवाला के दोस्तों का, खास तौर पे डॉक्टर गुलाम है, बाद वो तशरीफ लाए हैं, तो उनके हम शुक्रगुजार हैं। बाकी तो हमारे खूबसूरत से नगीने बैठे हुए हैं सारे। अच्छा, ये जो हमारा नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, हमारे हाफसाबाद के एक मेंबर हैं डॉक्टर यूनुस साहब, वो तमाम मेंबरान को अपनी तरफ से सलाम कह रहे थे जी, स्पेशली मेरा जिक्र करना है और मेरा सलाम पहुंचाना, ये उनकी मैंने आपको दे दिया। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो आज का है, क्योंकि पिछली बार भी था जो जोड़ों के हवाले से, और आज भी इसकी जो कुछ मेडिसिन रहती थी उसको इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जोड़ों का दर्द कैसे होता है ये पहले तफसील से बात हो चुकी है, और इसकी मेडिसिन भी। वैसे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि होम्योपैथिक कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होगी जो हमारे जॉइंट के ऊपर वर्क नहीं करती, लेकिन हर दवाई की अपनी मेन अलामत होती है, क्राइटेरिया होता है, जो दूसरी दवाई से कभी नहीं मिलता। जिस तरह इंसान है ना, इंसान के फिंगरप्रिंट कभी भी किसी से नहीं मिलते,
और सोच हर इंसान के इलाके, इसी तरह हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो असल में हमारा जो मुआशरा है ना, सही पूछे तो ये होम्योपैथी मेडिसिन से भरा हुआ है। हमें देखने की गरज है, देखने वाली आंख चाहिए, दिखाने वाले उस्ताद चाहिए जो हमें बताएं, क्योंकि मटीरिया मेडिका एक ऐसी किताब है जिसको हिफज नहीं किया जा सकता, जिसको जुबानी याद नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो कि बंदे के ज़हन से निकलती नहीं है। आज मैं जिस जगह पे गया हुआ था, उधर मैंने एक नक्शा मीका देखा। मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता हूँ। वापडा दफ्तर में थे हम, एसडीओ साहब से, और मेरे कजन है उधर। तो हम जब गए, तो जब मैं उनके दफ्तर में इंटर हुआ कमरे में, तो वहां पे जाम की बोतल पड़ी हुई थी। और आप यकीन करें, वो फोन पे इतनी इतनी पंजाबी में गंदी गालियां निकाल रहे थे ना, कि मैंने कहा ये तो पूरे के पूरे नक्शा मिका की तस्वीर है, और बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में, बात में गाली पहले। अच्छा, जब उन्होंने मेरी तरफ देखा, बैठ गया हम, तो कहने लगे जी, मेरे कजन ने तारीफ किया, ये डॉक्टर साहब हैं। तो मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मैदे की तकलीफ है। हम देखें कि ये जो कुछ अलामात हमें बताती हैं, ये शख्सियत फलां चीज की है, और उसमें वही अलामात पाई जाती हैं। तो हमें वो वाली आंख चाहिए, दिखाने वाले प्रैक्टिकली बताएं। वैसे तो बहुत बड़ी दवाई है, हर दवाई का एक एक्शन, एक अगर उसमें अच्छाई है तो उसमें बुराई भी है, अगर नक्शा मिका में बुराई है तो उसमें अच्छाई भी बेशुमार है। तो इसलिए हम उसको एक जगह पे नहीं, लेकिन ये मैं बस आज देख के आया था, नई नई बात मैंने कहा चले मैं अपने दोस्तों से शेयर कर दूं। तो आते हैं जी अपने टॉपिक पर, जोड़ों के दर्द और इसका होम्योपैथी इलाज। ऐसे तो इस माशरे में हर बंदा जोड़ों के दर्द में मुब्तला है। पिछली बार कुछ मेडिसिन पड़ी थी, आज सबसे पहले जिस मेडिसिन का जिक्र होगा वो है लैडमपाल। बहुत अच्छी मेडिसिन है, और खास तौर पर ये जो गंठिया की बहुत बड़ी दवा है, खास तौर पर जब जो दर्द पैरों से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है, और इसके साथ जो छोटे जोड़ होते हैं ना, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाते हैं और गर्म होते हैं, सोजन के साथ वहां पे गर्मी का एहसास। और जब ये लैडमपाल का मरीज चलता है, बैठता है, झुकता है, तो उसके जो जॉइंट होते हैं उनमें कड़कड़ाहट की आवाजें आती हैं। और वैसे तो देखिए, दर्दों का जो मामला होता है ना, अगर किसी को गर्मी पहुंचाई जाए, हीट पहुंचाई जाए, तो दर्दों को सुकून होता है। लेकिन मजे की बात है कि इस दवाई के मरीज को गर्मी से शिद्दत होती है। जैसे ही हीट ज्यादा होगी, उसको आप हीट देने की कोशिश करेंगे, जिसम उसका गर्म होगा तो उसकी दर्दों में इजाफा हो जाएगा। और ठंडे पानी में, ठंडे मौसम में इसकी दर्दों को अफाका होता है। ये बहुत बड़ी अलामत है, और इन अलामात का एलोपैथी में कोई भी जो है ना वो तसव्वुर नहीं है, ख्याल ही नहीं है उनका। कहते हैं जी ठीक है, दर्द है, बेशक हमें किसी भी पैथी को हम गलत नहीं कहते, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि होम्योपैथी में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। मरीज एक अलामत बताता है, हमें पता चलना चाहिए कि ये कौन सी मेडिसिन है। और ये ऐसी अलामात है, किसी भी अगर मरीज को आम देखें, वो कहे जैसे मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, मेरे तमाम जोड़ों के दर्दों को फाका हो जाता है, और दर्द नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ आते हैं, पैरों से शुरू होकर ऊपर की तरफ आते हैं, जो लैडमपाल के दर्द है। और इसके मरीज के लिए चलना बहुत ज्यादा दुश्वार होता है, इंतहाई तकलीफ होती है। अच्छा देखिए, इसको एक और बड़ी मेन अलामत है लैडमपाल के मरीज की, इसके दर्दों को सर्दी से सुकून होता है, लेकिन इसके मरीज को सर्दी बड़ी लगती है, सर्दी से हसास होता है ये। और सर्दी के से हसास होने के बावजूद
इसकी जो दर्दें हैं, जॉइंट पेन जो है, गैंठिया का दर्द जो है, जिस्म के किसी भी जोड़ में दर्द जो है, जो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाए, ठंडक से सुकून हो, तो वहां पर हमारी दवाई जो है ना वो लैडमपाल आती है। एक और मेडिसिन है जिसको ठंडक से सुकून होता है, वो है ग्वाइकम। ये भी बहुत अच्छा काम करती है, और इसके जो दर्द है ना, मामूली सी अगर मरीज हरकत करता है ना, उससे भी बढ़ जाते हैं। और जिस भी जोड़ में दर्द हो ग्वाइकम के मरीज की, उस जोड़ को अगर हाथ लगाए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है, बाकी जिस्म में नहीं। लेकिन जिस जोड़ में दर्द है वहां पे बहुत ज्यादा जो है ना वो हिद्दत महसूस होती है। और खासकर जो कंधे और बाजू है ना, इनमें जो दर्द, और इसके मरीज के जो कूल्हे होते हैं वहां पे सुई चुभने का एहसास, एज नीडल, ये जो है सेंसेशन होता है, उसको एहसास होता है उसको। और इस दवाई के मरीज को भी जो है ना वो ठंडे पानी से सुकून होता है। अक्सर मरीज आएंगे आपके क्लिनिक पे जो आके कहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि हमें एक अच्छा होम्योपैथ होने के साथ साथ हमें कभी भी मरीज को अपनी पसंद की दवाई पे नहीं लेके जाना चाहिए कि हमने यही अलामत पूछनी है। अगर मिसाल के तौर पे कोई आ गया मरीज, आपके ज़हन में या मेरे ज़हन में एक मेडिसिन आ जाती है, एकोनाइट आ जाती है, तो उसमें ये होता है जिसमें खौफ बड़ा होता है। और जब हम मरीज से पूछते हैं जी आपको खौफ आता है, वो कहता है जी नहीं आता, लेकिन हमारे ज़हन में ये मेडिसिन बैठ चुकी है कि इसकी दवाई एकोनाइट मैंने बना के देनी है। अच्छा तुझे किसी से खौफ नहीं आता? कहता जी नहीं आता। अच्छा अल्लाह से डरते हो? कहता हाँ डरता हूँ। कहता जी दो एकोनाइट, खौफ ही है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मरीज की बात सुननी चाहिए, वो क्या बता रहा है। पर्सनैलिटी के ऊपर हमें उस वक्त जाना चाहिए माइंड सिम्टम, जब कोई केस बहुत पेचीदा हो चुका हो। क्रॉनिक डिजीजेस में ये चीजें काम आती हैं, अक्यूट में ऐसा नहीं है। मरीज क्या लेके आया है, वो कहते हैं जी दर्दें हैं, हम उससे खौफ का पूछना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, केस टेकिंग बहुत बड़ा फन है, ये साइंस है। और इसलिए कभी भी हमें एक दवाई जो ज़हन में आ जाती है, हमें वही के ऊपर सवाल नहीं करने चाहिए, मरीज की सुने। मरीज आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैं नहाता हूँ ना, ठंडे पानी से नहाता हूँ, मेरे दर्दों को सुकून हो जाता है। हमें सोचना होगा, ये ग्वाइकम का भी हो सकता है, ये लैडमपाल का भी हो सकता है, लेकिन लैडमपाल का जो दर्द होते हैं वो नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाएंगे। ग्वाइकम में ऐसा नहीं है, वो किसी भी जोड़ में हो सकता है, लेकिन उससे वहां पे हिद्दत होगी, गर्मी का एहसास होगा, मामूली सी हरकत से उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। आगे जो हमारी मेडिसिन है वो है जी फार्मिका रूफा। ये देखिए अल्लाह पाक ने छोटे से छोटे जो मखलूक है अल्लाह, हमारे लिए कितनी यानी कि उसमें क्या क्या खसूसियात रखी है। ये चींटी से बनी हुई है, देखने में मामूली सी चींटी है, और ये गठिए की बहुत बड़ी दवा है, लेकिन इसकी अपनी कुछ मखसूस अलामात हैं। अच्छा मजे की बात है, कई बार ऐसा होता है कि बंदे को तुक्का लग जाता है, ना कुछ समझ आ रही हो ना, कहते हैं जी दे दे फार्मिका रूफा, और वाकई वर्क करती है। इतनी बड़ी दवा है, इतनी बड़ी दवा है, इतनी बड़ी रेंज है इसकी। और इसके जो फार्मिका रूफा है ना, इसके मरीज के अगर पेशाब का मुआयना करें ना, तो वहां पे जो है ना अल्ब्यूमिन का बहुत ज्यादा अखराज हो रहा होता है। पेशाब का अगर टेस्ट करवाए ना, बहुत ज्यादा अखराज हो रहा होता है। और इसकी जो शिद्दत होती है ना दर्दों की, जिस तरह रस्टाक्स के मरीज की नहीं, कि इसके जो दर्द, जोड़ों का दर्द जो शुरू होता है ना, हरकत करने से इसमें शिद्दत होती है। रस्टाक्स में तो कमी होती है, ये ब्रायोनिया की तरह है, जैसे जैसे चलेगा उसकी जो है ना दर्द में शिद्दत हो जाएगी। लेकिन खास तौर पर ये जो ठंड का मौसम आने वाला होता है, इस तरह आजकल का मौसम है, आजकल के मौसम में फार्मिका रूफा के मरीज की दर्दें बढ़ जाती है। ये कह लें, इसको एक बैरोमीटर भी कह सकते हैं हम,
कि जैसे ही ठंडक आने से पहले अगर मरीज के जॉइंट की पेन बढ़ जाती है और वहां पर हमारी दवाई जो है ना वो फार्मिका रूफा आती है और इसके दर्द भी ब्रायोनिया की तरह दबाने से सुकून होता है और हरकत से ज्यादती इसमें नहीं होती। इसमें दबाने से सुकून है लेकिन हरकत से इसमें ज्यादती इतनी शिद्दत से नहीं है जितनी शिद्दत से ब्रायोनिया की है। उसके बाद आती है जी हमारी एक मेडिसिन है अस्टलेरिया। ये भी बहुत बड़ी मेडिसिन है और इसकी दर्दें भी जो होते हैं ना जिसे कहते हैं ना आवारा दर्दें। आवारा किसे कहते हैं? जो एक कभी इधर कभी उधर, ये तो आवारा सा दोस्त है, आवारा सा बंदा है, कभी फलां जगह पे देखते हैं कभी फलां जगह पे देखते हैं। इसकी दर्दें भी आवारा होती हैं, कभी एक जोड़ में चली जाती हैं कभी दूसरे में चली जाती हैं। जिस तरह बिल्कुल पल्साटिला के मरीज में भी ऐसा होता है। वो भी कहता है कि मुझे इधर दर्द है। जब आप उसकी अलामात पल्साटिला के ले रहे होते हैं वो कहता है जी मुझे इधर दर्द है। आप पूछते हैं अच्छा आपके सर में भी दर्द है? कहता वो उधर ही दर्द है। यानी कि बड़ी जल्दी वो उधर को झुक जाने वाला। जिधर आपने पूछा इसलिए कहते हैं पल्साटिला लेते वक्त बड़ी एहतियात की जरूरत है। आप जो अलामात जोर देके, हाँ पल्साटिला के मरीज को आप कहेंगे ना कि आपको खौफ आता है, वो कहेगा आता है क्योंकि वो बेचारे का अपनी वेल पावर ही नहीं होती। और अस्टलेरिया का जो मरीज है ना इसकी भी दर्दें एक जोड़ से दूसरे में चली जाती हैं। अच्छा, इसका जो मरीज खास तौर पे जो जिगर के आर्जे में मुब्तला होते हैं, जिसको हाइपेटाइटिस हो गया, जाइंटिस हो गया, बी सी जो भी है, आम सादा जो उसको जो कह लें आप जिरकान हो गया, उनमें अगर ये जॉइंट पेन शुरू हो जाए कभी एक जोड़ पे कभी दूसरे पे, तो वहां पर जो हमारी दवाई अस्टलेरिया आती है। और इसके जो दर्द होते हैं ना कि नीचे वाली जो हमारी पुश्त है ना, यहां से शुरू होकर रानों तक आते हैं। हाँ, ये जो इधर नीचे तक जो होते हैं ना, नहीं सिर्फ ये घुटनों तक, यहां तक आते हैं। और जिस भी अज़ा में दर्द हो, जिस तरह आर्निका के मरीज के दर्द होते हैं ना, दुखन, कुचला जाने का एहसास, ये इस दवाई की बड़ी एक खास अलामत है। आगे एक हमारी दवाई जो रोडोडेंड्रॉन, ये भी जॉइंट के हवाले से, और इसमें भी दर्दें कभी एक जोड़ में कभी दूसरी में चली जाती हैं। लेकिन मजे की बात है कि इसमें भी जो होता है ना कि अगर बारिश का मौसम, मिसाल के तौर पे बारिश आने वाली है, ये भी बता देगा। बारिश आने से पहले इसके जॉइंट में दर्द की शिद्दत हो जाएगी। कहते यार इसके अंदर भी क्या लगा हुआ। मरीज को अगर कहता है आगे डॉक्टर साहब जैसे ही है तो साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। इसमें भी जो है ना रोडोडेंड्रॉन के ये जो दर्द होते हैं ना, तो अच्छा इसका जो मरीज होता है ना, जो तकलीफ वाले हिस्से को गर्म कपड़े से बांधना चाहता है, रोडोडेंड्रॉन का दर्द, इसको सुकून होता है। जिस तरह के मैंने बताया ना कि ये जो ग्वाइकम का जो मरीज होता है उसको यानी कि उसमें गर्मी से शिद्दत होती है, लेकिन इसको सुकून होता है। रोडोडेंड्रॉन का बारिश की वजह से इसमें इसकी तकलीफ बढ़ जाती है और इसके जिस जोड़ में दर्द होता है वो भी फूला हुआ होता है, स्वेलिंग होती है वहां पर, और इसमें एहसास होता है कि चीरने और फाड़ने जैसा दर्द। मरीज कहता है जी ऐसे एहसास होता है जैसे मेरे दर्द को, जो तकलीफ हिस्से को चीरा और फाड़ा जा रहा है। और इसकी एक और बड़ी अहम दवा है, एक और बड़ी अहम अलामत है कि इस दवा का मरीज जब भी रोडोडेंड्रॉन की, ये टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर सोएगा। जिस तरह हम बैठते हैं ना, टांग के ऊपर टांग रखकर बैठते हैं, इसके सोने का स्टाइल ऐसा है। इसको भी हम पहचान सकते हैं। जिस तरह अक्सर जो मेडोरिनम के मरीज होते हैं वो हमेशा उल्टा लेटने की कोशिश करते हैं, और ये कुछ क्योंकि हमें एक एक चीज को नोट करना पड़ता है। आगे हमारी मेडिसिन है जी बेंजिक एसिड। ये भी जॉइंट पेन की बहुत बड़ी दवा है। और एसिड का जो हमारा
टॉपिक चला था ना यूरिक एसिड का, उस और इसमें भी जब मरीज चलता है ना बेंजिक एसिड का, इसके जोड़ों में भी कड़कड़ाहट की आवाजें आती हैं। यानी कि नमाज पढ़ेगा, रुकू करेगा, खड़ा होगा, चलेगा, इसके जो जॉइंट है उनमें कड़कड़ाहट की आवाजें आती हैं। आगे एक मेडिसिन है हमारी ऑक्सैलिक एसिड, ये भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। जब भी मैं वो सोचता हूँ मुझे तकलीफ हो जाती है। जब मैं गाड़ी पे बैठता हूँ तो मुझे यही होता है कि बस यार कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। वो बार बार इसको वो चीज तंग करने वाले, वो भी ओपियम के जुमले में आती है। आगे हमारी मेडिसिन है जी कॉलचिकम। इसको ये भी गेंठिया की बहुत बड़ी दवा है कॉलचिकम। और इसके मरीज की जो होता है ना, खास तौर पे कोई भी ग़िज़ा की स्मेल इसको अच्छी नहीं लगती। अगर ये खाना पका रहा है या खाने की स्मेल से इसको जो है ना दिल खराब होना शुरू हो जाता है। और इसके जो जोड़ होते हैं वहां पर सोजन होती है। और इसके पेट में हवा का तनाव यानी कि हवा से भरा हुआ होता है। इसके पेशाब में भी अल्ब्यूमिन का अखराज होता है। कॉलचिकम के मरीज का पेशाब जो है ना स्याही माइल होता है। ब्रायोनिया का तो होता है ना येलो कलर का होता है, इसका जो होता है ना ये स्याही माइल होता है। और इसकी दर्दों को हरकत से, छूने से और दिमागी मशक्कत से ज्यादती होती है। अगर दर्द वाले मकाम को छुआ जाए या मरीज चले थोड़ा सा तो वहां पर, या कोई भी दिमागी काम अगर करता है, पढ़ता है, पढ़ने से इसके जो है ना वो अगर जॉइंट पेन शुरू हो जाती है तो वहां पर भी हमें, और साथ इसको जो होता है ना मरीज को गर्मी से आराम, इसको भी यानी गर्मी से सुकून होता है इसके दर्दों को भी जो होता है ना। लेकिन इसमें जो खाने की स्मेल से जो इसकी जो वॉमिटिंग आना, ये बहुत बड़ी एक जो है ना वो अलामत है। और खास तौर पे जो कॉलचिकम जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करने की वजह से अगर उनको जॉइंट पेन शुरू हो गई है, और खास तौर पर स्मोकरों की ये बहुत बड़ी दवा है जिनको जॉइंट पेन शुरू होता है, कॉलचिकम वहां पर जो है ना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बड़ी मेडिसिन है और भी बेशुमार है जी। एमनेस्टाइवा, टपाइकम, क्लाडियम भी है, लेकिन जो एक मेरे जुमे में जो दवाई का मैं बता रहा हूँ उसका सिर्फ बताऊंगा मैं। आगे हमारी मेडिसिन है जी कलकेरिया कार। अच्छा, कलकेरिया कार जो होता है ना, ऐसे मरीज जिनकी हड्डियों की नशोनुमा नहीं होती, जिनके जिस्म में कैल्शियम जज़ो बदल नहीं बनता, और कलकेरिया कार का मरीज मोटापे की तरफ माइल होता है ज्यादातर। जैसे ही कलकेरिया कार का मरीज सीढ़ियां चढ़ता है, चलता है, इसका सांस फूल जाता है और पसीने की कसरत, बहुत ज्यादा पसीना। अच्छा, इसका मरीज मोटापे की तरफ तो माइल होता है, लेकिन ये सूखेपन का भी शिकार होता है। डायरिया का मरज हो जाए, असहाल लग जाए और इस हाल में खट्टी स्मेल हो और उसका सही तरीके से इलाज ना हो सके तो मरीज सूखेपन के मरज में मुब्तला हो जाता है। अलामात उसमें यही होती हैं। लेकिन सूखेपन के साथ भी आप देखेंगे कि इसके जो जिस्म के ऊपर ना झुर्रियों की यानी कि शिद्दत से ज्यादा आना, अगर ये मोटापे की तरफ भी है तो वहां पर भी झुर्रियां। और अक्सर मैं कहा करता हूं कि ऐसी खवातीन जो मेकअप करती हैं, अपने आप को बनाव श्रृंगार करती हैं, अपने हेयर स्टाइल को भी अपने कपड़ों के मुताबिक करती हैं, लेकिन उनकी झुर्रियां वाज़िया तौर पे नजर आ रही हैं, यानी कि होती 40-45 साल की है, देखने में ऐसे लगे मैं 20 साल की हूं। तो ऐसी खवातीन भी कलकेरिया कार के जुमरे में आती हैं। और कलकेरिया कार के मरीजा ने अगर मेकअप भी किया होगा ना तो वहां पे पसीने की कसरत होगी, पसीने से वाज़िया तौर पे नजर आता है और उसको सांस फूला हुआ होता है। तो इसकी जो खास तौर पे जो दर्द होते हैं ना, मसलसल चलने से दर्द को सुकून, जिस तरह स्टॉक्स का मरीज होता है, और आराम करने से दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाना।
लेकिन रस्टाक्स के मरीज में बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, ये लेजी होता है। कलकेरिया कार का मरीज जो होता है ना, इतनी बेचैनी इसमें नहीं होती। ये तो जहां पे बैठा बैठा होता है, ये इतनी बेचैनी इसमें नहीं पाई जाती है, इसमें सुस्ती होती है। आगे मर्कसाल, और मर्कसाल के मरीज के जो दर्द होते हैं पूरे जोड़ों में दर्द होते हैं, और इसके दर्द साथ जो है ना मरीज को पसीने से जो है ना स्मेल, और जब ये मर्कसाल का मरीज सोता है, चाहे दिन को सोए रात को सोए, इसके मुंह से भी जो राल बहती है और उसमें भी जो होता है ना वो स्मेल होती है। अच्छा, पसीना आने से तो वैसे तो होता है ना कि दर्दों को अफाका हो जाता है, लेकिन इसमें अफाका नहीं होता, बल्कि इसमें शिद्दत होती है। जितनी शिद्दत से पसीना आएगा उतनी शिद्दत से इसके दर्द बढ़ेंगे, जो मर्कसाल है। और इसका मरीज जो होता है ना वो अपने बिस्तर को उतार देता है, रात को अपने ऊपर बिस्तर नहीं लेता। थैंक यू। हालांकि इसे जो होता है ना वो इसके जो नीचे वाला धड़ होता है, पांव जो होते हैं वो ठंडे होते हैं कलकेरिया कार के मरीज के, लेकिन अपने जो पांव के ऊपर भी बिस्तर नहीं लेगा, उतार देगा। और सारी रात ऐसे ही यानी करता रहता है, कभी उतार देता है। इसके ऊपर अगर किसी बच्चे के ऊपर दे ना आप, कलकेरिया कार के मरीज के बच्चे के ऊपर आप देखेंगे, उसके वालिदैन देखेंगे कि इसकी टांगे तो ठंडी हैं, पांव इसके ठंडे हैं, सर पे पसीना है, और वो पांव को गर्म करने के लिए जैसे ही उसके ऊपर कंबल या बिस्तर देंगे वो टांगों से उतार देगा, नहीं रखता ठंडा होने के बावजूद भी। और इसके मुंह में जो होती है ना वो राल बहती है, बदबूदार, मुंह से स्मेल आती है, और इसके जो मसूड़े होते हैं वहां से खून आता है, जो मर्कसाल के जो मरीज होते हैं। आगे बात कर रहे थे मेरे भाई आरएमएट की। आरएमएट उन्होंने माइंड सिम्टम की बहुत जो है ना बड़े अच्छे अंदाज से सिफिलिस के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन आगे जो होता है ना जिसमें खास तौर पर जो जोड़, इसमें जोड़ एक जोड़ से दर्द शुरू होती है, दूसरे में चली जाती है, और पहुंचते पहुंचते दिल के मकाम तक पहुंच जाती है। आरएमएट की जो दर्दें होती हैं ये दिल की बहुत बड़ी दवाई है। और जोड़ों से दर्द होता हुआ अगर किसी मरीज को अंजाइना का दर्द शुरू हो जाए तो वहां पर हमें आरएमएट को नहीं भूलना चाहिए। और इसके जो तमाम जोड़ है वहां पर सोजन पाई जाती है, और हड्डियों का जो गुलाफ होता है वहां पर सोजिश होती है। सोजन और सोजिश में फर्क है। अगर आप मेडिसिन कोई भी ढूंढ लें, एकोनाइट एंजाइना की बहुत बड़ी दवाई है। अक्यूट हालत में अगर आपके पास अचानक मरीज को हार्ट अटैक हो गया तो एकोनाइट से बढ़कर कोई भी दवाई नहीं है। आर्निका बहुत बड़ी दवाई है, कोई भी दवाई को आप ले लें, वही है ना, कोई भी दवाई ले लें। अंजाइना हम क्योंकि मर्ज के नाम पर हम दवाई को एक को तजवीज नहीं कर सकते, हमने बाकी अलामात को देखना है कि ये अलामात कहाँ जा रही है। और इसकी हड्डियों के गुलाब की सोजिश होती है, रात के वक्त इसकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है, और खुली हवा में ये जो आरएमएट का मरीज है अपने आप को बेहतर महसूस करता है। तो ये थी कुछ आज का टॉपिक, जोड़ों के हवाले से कुछ मेडिसिन थी। वैसे तो बेशुमार मेडिसिन है, लेकिन जो मेन थी वो मैंने बता दी है। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। तो आगे जनाब गुजरांवाला से हमारे बहुत ही प्यारे खूबसूरत हमारे दोस्त डॉक्टर अकरम साहब, उनको दावत देता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से और मेरी सोसाइटी ऑफ होम्स गुजरांवाला की तरफ से आप सबको, इस प्रोग्राम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और इस प्रोग्राम की कामयाबी क्योंकि कोई भी काम जो तसलसल से हो वही काम होता है, चाहे थोड़ा थोड़ा हो। लेकिन एक दिन कोई भी आदमी ज्यादा काम करने के बाद थक जाता है
तो 1 महीना या 2 महीने वो काम नहीं करता तो उसका कोई फायदा नहीं। ये बुजुर्ग का कौल है। आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, रूटीन से करते रहें, आपको थकावट भी नहीं होगी और आपका काम भी बेहतरी से होता रहेगा। इसी तरह डॉक्टर मसूद अहमद कुरैशी साहब जो हैं वो कहते हैं कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आप रोजाना एक मेडिसिन पढ़ते रहें। आपकी 1 साल की 365 मेडिसिन पढ़ ली जाएंगी। अगर आप एक दिन 2 या 3 मेडिसिन पढ़ने के बाद थक जाते हैं, उसके बाद 1 हफ्ता या 2 हफ्ते नहीं पढ़ते तो आपका नुकसान होगा। यानी कि 3 हफ्ते में 18 मेडिसिन या 21 मेडिसिन आप नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप एक दिन में 3 या 4 मेडिसिन पढ़ने के बजाय 1 मेडिसिन पढ़ें और रोजाना पढ़ें। आपने एक रूटीन बनाएं, क्योंकि होम्योपैथिक में सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी जाती है वो मटीरिया मेडिका को दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट हैं वो उनको भी अगर तवज्जो दी जाए तो आप एलोपैथिक जो डॉक्टर हैं MBBS उससे बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 लेक्चर हुए हैं जिनमें डॉक्टर साहब ने बहुत रूटीन से जो मेडिसिन इस्तेमाल होने वाली है वो बताई हैं, लेकिन इनमें जो कमी है वो बायोकेमिक की जो 2 मेडिसिन है, नाइट्रम सल्फ और काली सल्फ, इनका जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि ये मेरे अपने जाती एक्सपीरियंस में आई हैं। 2 लड़के पेशेंट थे और दोनों की उम्र, एक की 14 साल थी और एक की 17 साल थी, और उनका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ चुका था। तो ये दोनों मेडिसिन जो है उनसे यूरिक एसिड ना सिर्फ उनका ठीक हुआ बल्कि वो आज तक ठीक है। 1 साल गुजर चुका है, जो कि 3 से 4 माह उन्होंने एलोपैथिक से ऑक्सैलिक एसिड, ज़ाइलोरिक जो है वो और दूसरी काफी सारी मेडिसिन जो है खाने के बाद वो आई। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या आप होम्योपैथिक से यूरिक एसिड ठीक कर लेंगे? क्या आपसे पहले कोई पेशेंट ठीक हुआ है? मैंने कहा ऐसा नहीं होता कि जो पेशेंट आए वो ठीक ही हो। क्या आपने 4 माह एलोपैथिक मेडिसिन खाई है, क्या आप ठीक हुई है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा होम्योपैथिक से पेशेंट जो वो क्योर होता है, वो रास्ते में नहीं रहता अगर आपने परहेज बाकायदगी से किया। तो जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं उनके लिए दूध वाली चीजें, चावल और बोतलें, इनसे जितना आप सख्ती से परहेज करवाएंगे, गोश्त और दालें, अगर आप परहेज नहीं करवाते तो यूरिक एसिड जो है उनका मुसलसल जो बढ़ता रहेगा और मेडिसिन जो है वो जितनी मर्जी आप अच्छी, जितनी मर्जी हाइपोटेंसी दें, उनका यूरिक एसिड भी वही रहेगा और वक्ती तौर पर वो ठीक होंगे। उसके बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद फिर वो आएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब दर्द तो उसी तरह है, यूरिक एसिड तो उसी तरह बढ़ा हुआ है। जबकि जो पिछले साल जो पेशेंट आए तो उनके साथ मैंने जो एक खास चीज नोट की है वो ये है कि मर्दों का यूरिक एसिड जो है 5 से ज्यादा हो जाए तो मर्दों को असाब की या जोड़ों की दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं। लेबोरेटरी वाले जब वो लेवल देते हैं 7, लेकिन अगर 5 पर दर्दें जो शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको दवाई ना दें। और औरतों का जो यूरिक एसिड है वो 4.5 है। जैसे ही 4.5 से बढ़ेगा और उनके असाब और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मेरा डॉक्टर दोस्त अमजद अली साहब जो हैं, उनकी वालदा की जब हम फौतगी पर दुआ खैर के लिए गए तो लाहौर उसकी वालदा की डेथ हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम लाहौर गए तो लाहौर के डॉक्टरों का कोई गुजरांवाला के आप किसी डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाएं। तो उन्होंने कहा कि हमने आर्थोपेडिक सर्जन की रिपोर्ट दिखाई। तो उन्होंने कहा ये तो क्वैक है। ये लेवल है लाहौर के डॉक्टर का। आप अंदाजा करें कि हमें किस लेवल पर पढ़ना चाहिए और किस लेवल पर हमारा मुताला होगा कि हम उनके लेवल के मुताबिक मरीज का इलाज कर सकें और उसकी डायग्नोज कर सकें। उन्होंने कहा यूरिक एसिड 10 पर जा चुका है, तो उसने आर्थोपेडिक सर्जन ने इसकी मेडिसिन नहीं दी। इसकी क्या वजह है? तो जो जिनाह हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था आर्थोपेडिक सर्जन, उसने कहा था जब तक 10 से बढ़ ना जाए हम उस वक्त तो मेडिसिन नहीं देते। जबकि 4.5 से जब बढ़ता है तो दर्दें शुरू हो जाती है। उसके जॉइंट जो सारे जाम हो चुके थे और उसकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि यूरिक एसिड जो है उसकी 2 खसूसियां जो खास हैं वो ये हैं कि एक तो साइनोवियल झिल्लियां जो हैं उनको जला देता है और दूसरे नंबर पर उसको बरी कर देते हैं। क्योंकि जो झिल्ली जलती है तो जोड़ जो है उसकी दोनों हड्डियां जो है आपस में टकराना शुरू हो जाती है, तो जोड़ जो जाम हो जाते हैं। पेशेंट ना उठ सकता है या ना बैठ सकता है।
क्योंकि जैसे ही हरकत करता है, हरकत से उसकी दर्द होती है। अगर दूसरी मेडिसिन जो है वो हमारे जहन में ना आए तो सबसे पहले मेडिसिन जो है वो हम नेट्रम सल्फ और काली सल्फ दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन उसके बाद, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है तो तीसरी या चौथी मुलाकात में तमाम 30 सिम्टम जो है वो हमें दे, इसलिए हमें सबसे पहले जो है ना इन चीज़ों पर ख्याल रखना चाहिए, ताकि पेशेंट को जैसे ही रिलीफ मिलेगा वो आपको सारी बातें बताता जाएगा, आपके करीब होगा, आपको केस हिस्ट्री देगा। कोई शाजो नाजर ही 1000 या 1500 पेशेंट में एक पेशेंट ऐसा होगा जो पहली मुलाकात में आपको केस हिस्ट्री कंप्लीट देगा, वरना तीसरी से चौथी, बाद दफा 8वीं से 10वीं मुलाकात में जाकर मुकम्मल केस हिस्ट्री मिलती है। तो इससे पहले जो सिफिलिस का जो इन्होंने जिक्र किया उसमें भी ऐसे ही होता है। तीसरी चौथी नस्ल तक जो है उसके असरात जो जाते हैं, और उसमें जो रिडक्शन इन्होंने बताई है वो सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि साइकोसिस में हमारे जिस्म की बढ़ोतरी आती है, और जो सोरा है इसमें हमारे जिस्म के अफाल जो है वो उनमें तब्दीली आती है। जो सिफिलिस है इसमें कमी आती है, इसमें गुर्दों का श्रिंक हो जाना भी आता है। इसलिए जितने भी हमारे जिस्म के अज़ा होंगे उनका श्रिंक होना, उनका जो कारकर्दगी जो है वो कम होगी, वो और सिफिलिस जो सोरा सिफिलिस साइकोसिस, इससे हमारे ना सिर्फ पेशेंट को चेक करना और इनकी बीमारियों को ठीक करना आसान हो जाता है, बल्कि पेशेंट जो मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा ना सिर्फ पेशेंट बनता है बल्कि उसकी फैमिली मुकम्मल जो है हमारी पेशेंट के तौर पर बन जाती है। और दूसरी फैमिली जो है उनको देखकर पूछती है कि आपने किस डॉक्टर से इलाज कराया, हम भी उस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं। तो इसलिए हमें केस हिस्ट्री, सोरा सिफिलिस साइकोसिस पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि कोई भी तिब का हकीम या एलोपैथिक डॉक्टर जो है हमें बुनियादी फलसफे को पूछे तो हम अपने फलसफे के बारे में तमाम सवालात के जवाब दे सकें, हम होम्योपैथी को बेहतर प्रेजेंट कर सकें। जब तक हम अपने तरीका इलाज को बेहतर प्रेजेंट नहीं कर सकते, हम बेहतरीन डॉक्टर नहीं बन सकते और हमारी प्रैक्टिस भी बेहतरीन नहीं हो सकती। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत ही फ्रूटफुल नॉलेज शेयर की आपके सामने। और दोस्तों आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, आपका अप्रिशिएट करना, और अगर आप समझते हैं कि कोई कमी कोताही है या इस सेशन को किस तरीके से ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सकता है, तो आप अपनी एडवाइस जो अपने मशवरे जो हैं ये भी फीडबैक में दे सकते हैं। उसके बाद नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की फीमेल की प्रेसिडेंट लेडी विंग की डॉक्टर ज़ुबैदा चौधरी आपकी भरपूर क्लैपिंग में तशरीफ लाती हैं। डॉक्टर ज़ुबैदा चौधरी। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों अस्सलाम वालेकुम। सबसे बढ़कर बात यह है कि हम जिस मिशन को लेकर चले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारा जो मिशन था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हमने उसमें कामयाबी हासिल की। आप लोगों की ज़ाती मेहनत से है, आप इसको टाइम देते हैं। हमने होम्योपैथी की तरवीज के लिए, तरक्की के लिए बेड़ा उठाया था कि हमने इसकी तरवीज और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो बरूए कार लानी है। तो सोरा सिफिलिस साइकोसिस ये एक ऐसे मियाज में जो हकीकत में एक मुआशरे का रिश्ता हुआ नासूर है। आप देख लें कि आपने जब सोचा, आपकी जो बैड सोच है, जो आपकी गलत सोच है, वो सोरा की शक्ल में आई, और जब आपने उस पर अमल किया, उस सोच को अमली जामा पहनाया, तो वो
साइकोसिस में, सिफिलिस में आ गई। और जब उसके नताइज निकले, जब उस आपको जब तबाही के एंड पे आप पहुंच गए, तो फिर आप साइकोसिस में चले गए, सिफिलिस और साइकोसिस में चले गए। तो देखें हमने क्या किया, इंसानी सोच को जो मुस्बत अंदाज में ढालने के लिए आप होम्योपैथी से बड़ा आपके पास हथियार और कोई नहीं है। आपने इसकी मदद से एक मुआशरा भी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, और उसने उसकी गलत सोच से गलत किए हैं जो उस मुआशरे की तबाही का बायस बन रहे हैं, हम उसका भी इलाज कर सकते हैं, हम उस पे भी काबू पा सकते हैं। इस तरह से हम क्राइम पे भी काबू पा सकते हैं। इंसानी जो इस वक्त इंसानियत सिसक रही है, आप देखें कि गली मोहल्लों में और हमारे मुआशरे में ना तो आप लोगों के बच्चे महफूज रहे हैं, ना हमारे घरों में हमारा तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन रह सका है। और आप किसी भी हवाले से, आप गली से बाहर, आप अपने मोहल्ले से बाहर निकल जाएं, आप अपने गली मोहल्ले में लुट जाते हैं। आपके गली मोहल्लों में आपके साथ वो ज्यादतियां हो जाती हैं जिनको, ये हमारे मुआशरती जराइम हैं और ये हमारी वो मुआशरती बीमारियां हैं जिनको एलोपैथिक में या किसी दूसरे तरीका इलाज में बीमारी नहीं समझा जाता। इनको हम कहते हैं ये अखलाकियात की ये जो कदरें हैं, इनको हमने कभी बीमारियों की शक्ल में नहीं लेते। इसको हम कहते हैं नहीं ये तो आदत है फलां बंदे की, ये तो उसके मुआशरे में उसने सीख लिया जी, उसको फलां चीज ने मजबूर कर दिया, उसकी गुर्बत ने उसे चोरी करने पे मजबूर कर दिया, उसने कत्ल कर दिया, उसको गुस्सा आ गया, उसने कत्ल कर दिया। होम्योपैथिक ये नहीं मानती। होम्योपैथिक इसको कहती है कि ये एक बीमारी है, ये एक मर्ज है, अगर इसका बर वक्त इलाज हो जाता तो शायद हो सकता है कि वो वाकया वकूअ पजीर ना हुआ होता। मुआशरे में ये तमाम चीजें जो हैं इनकी रोकथाम की जा सकती है अगर आप होम्योपैथी से पूरी तरह से बाखबर हैं और पूरी तरह से अपनी फील्ड में आप दस्तरस्त रखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम यकीन करें बीमारियां भी बांटने का सबब बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गलत मेडिसिन यूज किया और उसके नताइज नहीं निकलेंगे, उसके नताइज भी निकलते हैं। होम्योपैथ ही हमेशा फेल होता है और होम्योपैथ ही हमेशा कामयाब होता है। इस तरह से आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी जो है वो आपको हमेशा मुआशरे का एक फाल शख्स बनाती है। और एक दवाई रोजाना पढ़ना वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि आप महीने में आपने 30 मेडिसिन पढ़ी, आपने साल में 360 मेडिसिन पढ़ी, आप तसलसल के साथ स्टडी को जारी रखें और उसमें बाकायदगी अगर रखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा आपकी हर तरह से मुआवनत करने के लिए, आपकी हर मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है और हमें खुशी होती है आप लोगों के साथ आपकी मदद करके। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।